हेलो बच्चों, मैं हिंदी और संस्कृत की शिक्षिका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से मैं हिंदी और संस्कृत व्याकरण को सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करूँगी। आज का ये वीडियो संस्कृत व्याकरण से है, समास प्रकरण। तो हम लोग जानते हैं समास क्या है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द समास कहलाते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं और मिलकर एक शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। मिलकर उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक शब्द बनने की प्रक्रिया समास कहलाता है। हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जब कई शब्द अपने जुड़ने वाले विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक शब्द का निर्माण कराती है तब वह समास कहलाता है। इस प्रकार से समास का अर्थ हो गया संक्षेपीकरण, यानी शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाना संक्षेप कहलाया। समास के दो पद होते हैं। समास के दो पद होते हैं, उत्तर पद और पूर्व पद और उत्तर पद। दो पद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। अब ये पूर्व पद और उत्तर पद समास से जो बने शब्द होते हैं उसके होते हैं, और जब ये दो से अधिक शब्द मिलकर एक समास का निर्माण करते हैं, समासिक पद, तो उसको कहते हैं हम समासिक पद। ये समासिक पद कहलाता है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक शब्द जब बनता है तो उसको हम कहते हैं समासिक पद। और जब इन समासिक पद को जब हम बिखेर देते हैं, जब अलग कर देते हैं, तब वह कहलाता है समास विग्रह। फिर से समझ लीजिए, जब ये समास बनता है तो शब्द जब दो से अधिक शब्द मिलकर एक शब्द जब बनते हैं, यानी जुड़ जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं सामासिक शब्द। और इन्हीं समासिक पदों को जब हम बिखेर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, तो वह कहलाता है समास विग्रह। मैंने आपको कहा कि समास के 6 भेद हैं। कई किताबों में आप पढ़ोगे कि समास के 4 भेद बताए जाते हैं। क्यों, कैसे बताए जाते हैं वो भी मैं बताऊंगी। मैंने यहाँ कहा समास के 6 भेद: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ये तत्पुरुष समास जो है, इसके साथ कई किताबों में कर्मधारय समास और द्विगु समास को जोड़ दिया जाता है, यानी तत्पुरुष समास के साथ इनको भी मिला दिया जाता है। तो इसलिए हो जाते हैं 4 भेद: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। कई विद्वानों ने इसको अलग अलग पढ़ाया है। आजकल के विद्वानों ने इसको एक साथ मिला दिया है तत्पुरुष समास के साथ, इसलिए 4 भेद होते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ 6 अलग अलग करके पढ़ाऊंगी। तब सबसे पहले हम लोग आते हैं अव्ययी भाव समास। पहला भेद अव्ययी भाव समास: पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव, अर्थात जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है तथा अव्यय होता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। यानी इसकी पहचान क्या है अव्ययी भाव समास की? किसका पूर्व पद प्रधान होगा और अव्यय होगा, तथा
समस्त पद भी अव्यय का काम करता है। फिर से मैं बता रही हूँ, पूर्व पद प्रधान होता है तथा अव्यय होता है, समस्त पद भी अव्यय का काम करता है। जैसा मैंने आपको बताया, उत्तर पूर्व पद, उत्तर पद और समस्त पद, तो इसका पूर्व पद प्रधान होगा, अव्यय होगा और समस्त पद मिलकर भी अव्यय का काम करेगा। संस्कृत में अव्यय भाव समास के शब्द यानी समासिक शब्द हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन में होते हैं। ये ध्यान रखने की बात है कि अव्ययी भाव समास के शब्द यानी समासिक शब्द जो अव्ययी भाव समास के होते हैं वो हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन में होते हैं। अब हम इसका उदाहरण देखेंगे। उदाहरण, एकम एकम इति, ये हो गया प्रत्येकम। एकम एकम इति, ये हो गया प्रत्येकम। ये है समासिक शब्द। तो समासिक शब्द का यहाँ पर हो गया, ये आपका हो गया पूर्व पद और इधर हो गया उत्तर पद। प्रति एकम, जब हम समासिक शब्द बनाते हैं तो समासिक शब्द जब हम बनाते हैं तब हम क्या करते हैं कि शब्दों को बनाते समय संधि के नियम भी चलते हैं। आप यहाँ पर देखोगे ये संधि का नियम चल रहा है, यहाँ पर है प्रति और जोड़ एकम, प्रत्येकम। इस प्रकार ये बना। आपको यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये है आपका पूर्व पद अव्यय है, और जब ये मिलकर पूरा समासिक पद प्रत्येकम बन गया तो ये भी अव्यय हो गया। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एकम एक इति प्रत्येकम। अव्ययी भाव समास के शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। जैसे यहाँ पर प्रति एकम है, यहाँ पर ये दोहराव के रूप में, दोहराने के रूप में अव्ययी भाव समास का प्रयोग हुआ। ये दूसरा उदाहरण लेंगे। रथस्य पश्चात इति अनुरथम, यहाँ पर अनु अव्यय का प्रयोग हुआ। जैसा यहाँ पर हमने देखा ये प्रति अव्यय का प्रयोग हुआ, यहाँ पर अनु अव्यय का प्रयोग हुआ। अनुरथम यानी यहाँ पर बाद, पीछे के अर्थ में हो गया, पश्चात। फिर है दूसरा, मक्षिका नाम अभावः निर्भक्षिकम, यहाँ पर निर उपसर्ग है, निर अव्यय है और अभाव के अर्थ में इसका प्रयोग हुआ। इसी प्रकार और भी कई शब्द होते हैं जिनका उपगम्य, उप के अर्थ में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अव्ययी भाव समास कई अर्थों में प्रयुक्त होता है। दूसरा भेद है तत्पुरुष समास। उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष, यानी इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब समस्त पद बनाते समय विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास बनाते समय विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। विभक्ति चिन्ह यानी जिन्हें हम कारक चिन्हों को जानते हैं, जहाँ विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है तब इन विभक्ति चिन्हों के आधार पर द्वितीया विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक द्वितीया विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक इसके भेद माने जाते हैं। अर्थात जिस प्रकार हम पढ़ते हैं द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, तो द्वितीया से सप्तमी, प्रथमा विभक्ति को छोड़ दिया जाता है और द्वितीया विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक इसके भेद होते हैं इन विभक्ति चिन्हों के लोप होने के आधार पर।
तो हम अभी उदाहरण में देखेंगे द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक। प्रत्येक का एक एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको इसके विभक्ति चिन्हों के लोप होने को बताऊंगी। हम यहाँ उदाहरण के माध्यम से विभक्ति चिन्हों को देखने की कोशिश करेंगे। पहला उदाहरण ग्रामम गतः इति। ग्राम गतः, ग्रामम गतः यानी गांव को गया। ग्राम गतः, यहाँ विभक्ति चिन्ह का लुप्त हो गया विभक्ति चिन्ह, तो ये है द्वितीय विभक्ति का उदाहरण। धनेन हीना, धन से हीन, धनहीना, धन से हीना, यानी यहाँ पर से चिन्ह का प्रयोग हुआ, इस प्रकार ये तृतीय विभक्ति का उदाहरण है। पाठाय शाला इति, पाठशाला यानी पढ़ाई के लिए शाला, पढ़ने के लिए शाला, पढ़ने के लिए घर, पढ़ाई के लिए घर, पाठशाला, यहाँ पर हो गया चतुर्थी विभक्ति। भयात भीत इति, भय भीत यानी भय से भीत यानी भय से डरा हुआ। यहाँ आपको पता है आपादान कारक में हम जहाँ पर अलग होने का बोध होता है वहीं कुछ भावों का भी बोध कराता है, जैसे डर का, लज्जा का। तो यहाँ पर है भय से भीत यानी डर से डरा हुआ, भयभीत, तो यहाँ है आपका पंचमी विभक्ति। देवस्य आलय इति देवालय यानी देवताओं का घर, देवघर, देवालय यानी मंदिर। तो यहाँ पर देवस्य आलय, यहाँ हुआ आपका षष्ठी विभक्ति का लोप हो गया। जले मग्न इति, जलमग्न यानी जल में डूबा, जल में डूबा। अधिकरण कारक में जिस प्रकार हम पढ़ते हैं स्थान का बोध कराता है, क्रिया के होने का स्थान का बोध, इसी प्रकार यहाँ पर सप्तमी विभक्ति जलमग्न, जल में डूबा। तो ये है विभक्ति के अनुसार तत्पुरुष के 6 भेद, यानी द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक ये 6 भेद द्वितीय विभक्ति के, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। तत्पुरुष के भेदों के अलावा अन्य भेद भी हैं जिनको हम जानेंगे। तत्पुरुष के अन्य भेदों में पहला नन तत्पुरुष। नन निषेध का बोध कराता है। निषेध अर्थात न के अर्थ में होने वाला समास नन समास कहलाता है। नन समास को समस्त पद बनाते समय अ अथवा अन उपसर्ग का प्रयोग होता है। अ अथवा अन उपसर्ग जब हम लगाते हैं तो वहाँ न का अर्थ प्रकट होता है। जैसे आप उदाहरण में देख रहे हो, न संदेह इति असंदेह, यहाँ अ उपसर्ग लग गया। न अंत इति अनंत, यहाँ पर अन उपसर्ग हो गया और अंत जुड़ने से अनंत है। तो नन तत्पुरुष जहाँ न के अर्थ में बोध कराता है, न का अर्थ। दूसरा अन्य भेद है उपपद तत्पुरुष। उपपद तत्पुरुष क्या है? जब समास में पूर्व पद के साथ धातु से बना कोई शब्दांश आए और क्रियापद को शब्द बनाया जाए तब उपपद तत्पुरुष आता है। यानी जब पूर्व पद के साथ धातु यानी क्रिया के जो शब्द होते हैं, यानी वो जो क्रियापद होता है, जब उससे कोई शब्द जुड़कर बनता है तब यह उपपद तत्पुरुष कहलाता है। जैसे हम उदाहरण देखेंगे, जलम ददाति इति जलद, यहाँ पर दा धातु है, यहाँ पर आपका दा धातु है, दा यानी देना, तो जल देता है जो, जलद यानी मेघ। पंके जायते इति पंकज, यहाँ पर जन धातु यानी जन्म होना, उत्पन्न होना, तो यहाँ पर उस क्रिया का, उस धातु का शब्द में प्रयोग हुआ, तो यहाँ पर ये उपपद तत्पुरुष कहलाया। ये हमारा दूसरा भेद भी खत्म हुआ। अब हम आगे पढ़ेंगे अगला समास, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य का काम करे, या पूर्व पद उपमान तथा उत्तर पद उपमेय का काम करे, वहाँ कर्मधारय समास होता है। यानी पहला पद विशेषण होगा और उत्तर पद विशेष्य होगा। यानी उत्तर पद की जहाँ विशेषता बताई जाए, उसी प्रकार पूर्व पद उपमान तथा उत्तर पद उपमेय, यानी जहाँ पर
उत्तर पद उपमेय यानी जिसकी समानता या तुलना या उपमा दी जाए, जहाँ इस प्रकार के शब्दों का बोध हो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। जैसे उदाहरण देखिए, महान पुरुष, महापुरुष यानी महान पुरुष, महापुरुष। इसी का दूसरे प्रकार भी हम इसको समास विग्रह कर सकते हैं, महान च असौ पुरुष इति, यानी महान है जो पुरुष वे महापुरुष। यहाँ पर क्या बताया गया, ये पुरुष की विशेषता बताई गई है। पुरुष कैसा है, महापुरुष है। तो इस प्रकार यहाँ महापुरुष विशेषण और विशेष्य का काम कर रहा है। घन इव श्याम, घन श्याम यानी घन के समान श्याम है, जो काला है वह घन श्याम। यहाँ पर तुलना की जा रही है, समानता दिखाई जा रही है, यानी इसका पूर्व पद उपमान है और उत्तर पद उपमेय है। इनकी समानता किससे दिखाई जा रही है, घन के समान, बादल के समान। चरणम कमलम इव, चरण कमल के समान है, यानी ये पैर जो उपमान है और कमल जो उपमेय है। यहाँ पर चरण कमल के समान दिखाया जा रहा है। यहाँ पर जहाँ पर तुलना की जाती है या समानता दी जाती है वहाँ पर उपमान और उपमेय का प्रयोग होता है, यानी और जब हम इसका विग्रह करते हैं तब हम इनकी तुलना करने के लिए या समानता बताने के लिए हम इस ईव शब्द का प्रयोग करते हैं विग्रह करने समय। तो ये है कर्मधारय समास। अगला हम देखेंगे द्विगु समास। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद संज्ञा, यानी पहला पद संख्यावाची हो, दूसरा पद संज्ञा हो, और जब हम समस्त पद बनाए तो समस्त पद समूह का बोध कराए, वहाँ पर द्विगु समास कहलाता है। यानी ये समूह का जहाँ पर बोध होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है। जैसे उदाहरण देखिए, त्रयानाम फलानाम समाहार त्रिफला। यहाँ पर तीन फलों का समाहार हो रहा है, तीन फल मिल रहे हैं, समूह है उसका, तीन फलों का समूह त्रिफला। चतुर्नाम युगानाम समाहार चतुर्युगम, यानी चार युगों का समूह चतुर्युग कहलाता है। तो ये त्रयानाम चतुर्नाम ये संख्यावाची शब्द हो गया, यहाँ पर संख्यावाची शब्द हो गए, और समस्त पद समूह का बोध करा रहा है। अगला भेद है द्वंद्व समास। द्वंद्व जहाँ पर कहा जाता है दो लोगों का द्वंद्व हो रहा है, यानी दो, तो दोनों ही प्रधान है तभी वहाँ पर द्वंद्व होगा। तो इस समास का भी यही मुख्य बात है कि दोनों पद ही प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास कहलाता है। इस समास को प्रयोग च के अर्थ में करते, च जिसका अर्थ और है। जब हम इनका विग्रह करते हैं, द्वंद्व समास के समस्त पद को विग्रह करते हैं, तो प्रत्येक पद के साथ च का प्रयोग करते हैं, और जब हम समस्त पद बनाते हैं तो समस्त पद में इस च का लोप हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, रामः च लक्ष्मणः च, रामः च लक्ष्मणः च राम लक्ष्मणौ, शीतम च उष्णम च शीतोष्णम। अब यहाँ राम लक्ष्मणौ दिया है, यहाँ शीतोष्णम दिया है, यानी जिस लिंग में ये दो पद होंगे उसी लिंग में हम इसका समस्त पद बनाएंगे। जैसे यहाँ राम लक्ष्मण ये दोनों पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग का द्विवचन राम लक्ष्मण हो गया। यहाँ शीतम च उष्णम च ये शीतोष्णम ये यहाँ पर नपुंसक लिंग में इसका प्रयोग हुआ। जहाँ पर हम इस प्रकार इसको बनाते हैं, कई बार हम दो शब्दों को जब जोड़ते हैं तो उसमें किसी एक को ही लिखते हैं, जैसे माता च पिता च। अब हम इसको दो प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। जब हम समस्त पद बनाएंगे तो माता च पिता च को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, या तो हम लिख सकते हैं माता पितरों, या तो सिर्फ हम पितरों का भी प्रयोग करते हैं। माता च पिता च का माता पितरों भी लिख सकते हैं, या सिर्फ पितरों। पितरों का भी अर्थ यही होता है, माता और पिता।
तो ये हो गया द्वंद्व समास। अगला भेद बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास का तीसरा पद प्रधान होता है तथा किसी विशेष की ओर संकेत करता है। दोनों पदों में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, उसका तीसरा पद जो कि कोई विशेष, किसी विशेष की विशेषता बताता है। यह विशेष ये दोनों पदों में स्पष्टतः लक्षित नहीं होता है, यानी ये आप जब इसको हम लिखते हैं तो उसमें कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन किसी तीसरे की ओर संकेत करता है। जैसे उदाहरण हम बताया, पीतम यम्बरम यस्य स पीताम्बरा, यानी यहाँ पर कह रहा है कि पीला है अंबर जिसका, वह, तो पीताम्बरा। अब ये पीताम्बरा किसकी ओर संकेत करता है? पीले वस्त्र वाले विष्णु की, भगवान विष्णु की ओर। महान आत्मा यस्य स महात्मा, महान है आत्मा जिसकी, वह, यानी महात्मा, किसी ऐसे महान व्यक्ति के विषय में जो महान आत्मा हो। यहाँ ये तीसरा व्यक्ति जिसका बोध करा रहा है, महात्मा। तो इस प्रकार ये समास के हमने 6 भेद पढ़ लिए। तो फिर से हम एक बार देख लेते हैं। समास जब हम 2 या 2 से अधिक शब्द मिलाकर किसी एक शब्द का निर्माण करते हैं तो वह समास कहलाता है। समास के 6 भेद हमने देखे। अव्ययी भाव समास, जिसका पहला पद अव्यय होता है और समस्त पद भी अव्यय का बोध कराता है। तत्पुरुष समास, जिसके भी 6 भेद होते हैं विभक्ति चिन्हों के अनुसार, और जब हम समस्त पद बनाते हैं तो वहाँ विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। उसी का अन्य उदाहरण, अन्य जो भेद है वो है नन तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष। नन तत्पुरुष जो कि निषेध का बोध कराता है। उपपद जहाँ पर धातु के शब्दों को जब हम शब्द में प्रयोग करते हैं तब वहाँ पर उपपद तत्पुरुष होता है। कर्मधारय समास, जहाँ विशेषण विशेष्य का काम करता है और उपमान उपमेय का काम होता है। द्विगु समास, जिसका पहला पद संख्यावाची हो और समस्त पद समूह का बोध कराता है। द्वंद्व समास, जिसका दोनों पद प्रधान होता है और समस्त पद बनाते समय च का लोप हो जाता है। और अंत में बहुब्रीहि समास, जिसके दोनों पद किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। तो इस प्रकार आज का यह समास समाप्त हो गया। तो यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल से जुड़े रहें ताकि मैं अन्य जो भी सिलेबस से विषय आपको बताऊं तो वो आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।